हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के बारे में। इस एक्ट को पढ़ने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री को जान लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है हुए उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अबॉर्शन क्या है? बोला है व्हाट इज अबॉर्शन। तो अबॉर्शन क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। एक ये डिफाइन किया है, इंटेंशनली एंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। जब इंटेंशनली एंड किया जाता है प्रेगनेंसी को, उसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। एक बोले देयर आर टू वे हैं ऑब्टेन करने के अबॉर्शन को, एक तो मेडिकल अबॉर्शन और दूसरा सर्जिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन क्या है? व्हेन प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड यूजिंग पिल्स, ठीक है। और वाइल द सर्जिकल अबॉर्शन कब होता है? जब डॉक्टर जो होते हैं डायरेक्टली रिमूव करते हैं उसके फिटस को यूजिंग द मेथड लाइक वैक्यूम एस्पिरेशन एंड डायलेशन और एंड एवैक्यूएशंस, ठीक है। और जो हमारा लॉ ऑफ अबॉर्शन है वह इनेक्ट किया गया था बाय द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, और इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज अबॉर्शन। इंडिया क्या है? एक फर्स्ट कंट्री थी जिसने अबॉर्शन को लीगलाइज किया है, ठीक है। Abortion in India was regulated by the Medical Termination of Pregnancy Act। बोला अबॉर्शन जो है हमारे इंडिया में उसे रेगुलेट करता है एक्ट, हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि एनेक्ट किया गया था 1971 में रिड्यूस करने के लिए जो इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं इसके। बोले क्यों रिड्यूस करना था हमें इसे? क्योंकि मेजर कॉज क्या था कि जो वुमेन की हेल्थ थी वो था, और दूसरा था कि जो भी बहुत ज़्यादा जैसे पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए हम इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लेके आए थे, ठीक है। इसलिए बोला है और अब हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या थी? बिफोर 1971 में ये एक्ट बना था। इस एक्ट से पहले क्या था? जो पर्सन टर्मिनेट करवाते थे प्रेगनेंसी को थ्रू इंड्यूस अबॉर्शन वाज डिक्लेयर बी अ क्राइम, तो उसे क्राइम बोला जाता था। हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 में एक जो वुमेन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती थी वो लाइबल थी पनिशमेंट के लिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर, उसको 7 साल की सजा दी जाती थी और फाइन दिया जाता था, दोनों ही, ठीक है। और इंड्यूस अबॉर्शन वाज ओनली अ लॉ इन केसेस वेयर द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन वाज इन डेंजर, ठीक है। और तभी अलाउ किया जाता था यदि वुमेन की जो लाइफ है वो इन डेंजर में है, ठीक है। और फिर बोला दिस लीड टू द वुमेन रिस्टोरिंग टू अनसेफ अबॉर्शन सीक्रेटली। इसलिए क्या करती थी वुमेन इस पनिशमेंट से बचने के लिए कहाँ जाती थी? अनसेफ अबॉर्शन जो कि सीक्रेटली गुप्त तरीके से करवाए जाते थे, वहाँ वो अबॉर्शन करवा लेती थी, विच वॉज जनरली नॉट अ कैरिड बाय द रजिस्टर्ड, जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं था। मतलब एक रजिस्टर्ड मेडिकल हॉस्पिटल जो के हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए, उनसे वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाते थे, बल्कि एक अनसेफ तरीका था उसको यूज करके वो अबॉर्शन जो है वो करवाते थे, ठीक है। द पर्सन परफॉर्मिंग दैम वर यूजली अनस्किल्ड। जो पर्सन जिनसे मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाई जाती थी वो डॉक्टर, वो यूजली अनस्किल्ड थे एंड डिड नॉट यूज द बेस्ट मेथड फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीजर, और वो यूज नहीं करते थे बेस्ट मेथड फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीजर, ठीक है। और दिस इंक्रीज द मोर्टेलिटी रेट अमंगस्ट मदर, ठीक है। और इसने क्या किया? हमारी मोर्टेलिटी रेट जो अमंगस्ट मदर के बीच में उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की जिसे शाह कमेटी के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने क्या किया? एक कंप्लीट रिव्यू किया इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अबॉर्शन, और जिसका इफेक्ट क्या था? कैटेगरी ऑफ वुमेन हु वर नॉट सीकिंग इट। It was found that many married women were also seeking abortion due to the different reason like a health। बोला है तो उन्होंने पाया, उस कमेटी ने थोड़ा जैसे रिव्यू किया, रिसर्च थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तो उन्होंने पाया कि जो ये मैरिड वुमेन है वो भी क्या करती हैं? टर्मिनेशन करवाती हैं अपनी प्रेगनेंसी, और
किसी भी रीजन से अबॉर्शन करवाती हैं ड्यू टू द रीजन, लाइक हेल्थ रीजन भी हो सकता है, फैमिली प्लानिंग भी हो सकता है, ठीक है। और इन द 1966 में शाह कमेटी रिकमेंडेड द अबॉर्शन शुड बी लीगलाइज। तो हमारी जो 1966 में हमारी शाह कमेटी है उसने रिकमेंड किया अबॉर्शन को शुड बी लीगलाइज होना चाहिए टू प्रिवेंट द टर्गेशंस ऑफ द वुमेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट ऑन द बोथ मेडिकल एंड सिंपैथिक ग्राउंड, ठीक है। उन्होंने रिकमेंड किया कि हम जो अबॉर्शन है उसको लीगलाइज किया जाए, क्यों, प्रिवेंट करने के लिए, क्यों वुमेन, इससे क्या हो रहा है, वुमेन की हेल्थ सेफ्टी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा जो है असर हो रहा है। मतलब वो एक गलत तरीके हैं वो यूज़ कर रही हैं अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए, जिस पर उन्हें इफेक्ट हो रहा है, एक गलत इफेक्ट जा रहा है लाइक मेडिकल हेल्थ के ऊपर और उनकी मेंटल हेल्थ के, मतलब उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के पर, ठीक है। इसलिए हमारे 1971 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और जो कि कम इनटू फोर्स में आया 1 अप्रैल 1972, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कुछ रियलिटीज जो कि हमारे इंडिया में रियलिटी क्या है अबॉर्शन को लेकर। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि जो अबॉर्शन है वो लीगल है और फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, देन वुमेन क्यों अनसेफ अबॉर्शन के लिए के ऑप्शन में जो है वो चूज करती हैं। बोले अकॉर्डिंग टू द हमारा NEFPA जो हमारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 की जो आई थी, जिसमें 67% ऑफ अबॉर्शन जो थी हैपन इन इंडिया वाज अनसेफ, वर अनसेफ, मतलब वो 67% ऑफ अबॉर्शन कराए गए थे जो कि अनसेफ तरीके से करवाए गए हैं, ठीक है। दिस वाज जो हमारा 1971 वाला जो एक्ट है वो एक फर्स्ट लॉ है ऑन अबॉर्शन को लेकर इंडिया का, और वेयर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी लीगल, जहां पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगल बोला गया है यदि वो करवाई गई है मेडिकल जो हमारा क्वालिफाइड मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिशनर है वो अलाउ करे तो, ठीक है। यदि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे वो अलाउ करेंगे तभी हमारी जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसे लीगल माना जाएगा, ठीक है। इस एक्ट में थ्रो प्रोग्रेसिव वाज लेस देन अ रिजल्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया मोर और ऑफ अ मीन टू कंट्रोल द रैपिडली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पेशली द सोशो इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। इसका रीजन यही था कि हमें वुमेन की हेल्थ को देखते हुए, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को देखते हुए हमें जो है ये कि वो क्या करें, अनसेफ तरीका यूज ना करें जिससे उनकी हेल्थ पर इफेक्ट हो, और दूसरा था पॉपुलेशन जो डे बाय डे ग्रो हो रही है, जो तेजी से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना था, ठीक है। और सिंस मेडिकल फैसिलिटी हैड डेवलप इन 1971 अलाउइंग द प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड, और मेडिकल फैसिलिटी को देखते हुए 1971 में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना तभी अलाउ किया गया था जब बोला है यदि प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक्स तक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 24 वीक हो सकती है। मतलब इसके अलावा यदि टाइम जो है उसकी प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो 24 वीक से ज़्यादा हो गया है तब जो उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। यदि वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी जो कंटीजेंट ऑफ फ्यू कंडीशन, कुछ कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस क्या हैं, यदि विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या माइनर्स की प्रेगनेंसी हो गई है तब वो अवॉर्ड करवा सकती है, और यदि कोई विडो है और डाइवोर्सी है या वुमेन विद डिसेबिलिटी मेंटली, यदि वुमेन को जो प्रेग्नेंट हो गई है उसे कुछ डिसेबिलिटी है लाइक मेंटली वो इल है वुमेन, तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा जो है वो फिजिकल और मेंटली अबनॉर्मलिटी होगी उसमें, और जो यदि वुमेन को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है तब क्या किया जा सकता है, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। यही था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया अपना हिस्ट्री को भी और इंडिया में क्या सिचुएशन है वो भी, और इसका मीनिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके वेयर प्रोविजन, जो हमारा एक्ट है उसमें क्या लिखा गया है। बोला है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया था, जिसमें जो हमारा सेक्शन 1 ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है टर्मिनेशन ऑफ द सर्टेन प्रेगनेंसी बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड
फॉर मैटर कनेक्टेड विद इncidental देयर टू, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ इस एक्ट में यही बताया गया है कि कुछ मेडिकल कुछ बोला है तभी कुछ कंडीशंस देखी जाएंगी मैं अपनी प्रेगनेंसी जो वुमेन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, और जो मतलब जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा वो बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। मीन यदि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करते हैं तभी वुमेन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है। हमारा जो सेक्शन 1 है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। तो इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और एक्सटेंड करता है होल ओवर इंडिया में, ठीक है। एंड इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन द सच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड, मतलब उसी डेट से जो है वो इन्फोर्स हो गया था, ठीक है। सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी होती है, सभी एक्ट में ऐसा ही होता है, जो हमारी डेफिनेशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक्ट को समझने से पहले हमें किसी भी एक्ट के डेफिनेशन पार्ट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज ए है उसमें गार्डियन डिफाइन किया है, जिसमें गार्डियन मीन अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ अ माइनर, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि केयर करता है पर्सन ऑफ अ माइनर का, ठीक है, या तो मेडिकली इल है वो पर्सन, ठीक है। यदि वो मेजर भी हो गया है बच्चा, तो यदि वो मेडिकली फिट नहीं है, इल है, मतलब उसका दिमागी संतुलन जो है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है, तो उसके लिए उसकी केयर करने के लिए एक पर्सन जो होता है वो केयर करता है, उसे हम गार्डियन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा डबल ए है, सब क्लॉज डबल ए, जिसमें मेडिकल बोर्ड मीन अ मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 2C ऑफ द सेक्शन 3, जो कि हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे हमारा जो मेडिकल बोर्ड है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। और जो मेडिकल सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में बोला है मेडिकली इल पर्सन, मेडिकली इल पर्सन कौन हुआ, मीन अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको कि ट्रीटमेंट की जरूरत है बाय रीजन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, किस लिए, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर में है, ठीक है, अदर देन मेडिकली रिटार्डेशंस, ठीक है। बोला है मेडिकली इल पर्सन, कौन पर्सन, जिसको की जरूरत है मेडिकल और ट्रीटमेंट की, ठीक है, बाय द रीजन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। और हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज सी क्या बोलता है, माइनर मीन अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, कि माइनर कौन हुआ, एक ऐसा पर्सन जो कि हमारे जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का, उसमें जो एज दी गई है, जिसमें क्या एज दी गई है कि जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी जो है अटेन नहीं की है, एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी होती है, 18 ईयर्स होती है, जिसको हम माइनर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में बात की है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possessed any recognized medical qualification, जिसने क्या किया है, मेडिकल क्वालिफिकेशन ली है, मतलब एक सर्टेन जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो उसने फुलफिल की है, मतलब उसने पढ़ाई करी है, ठीक है। तो एज डिफाइंड इन सेक्शन एज डिफाइंड इन Clause H of the Section 2 of the Indian Medical Council Act 1956, those name has been entered in the state medical registered and who has such experience of the training of बोला है जिसके पास क्या है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड हु हैव, उसके पास क्या है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है इन द गायनोलॉजी एंड जो भी हमारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया है रूल अंडर दिस एक्ट में, ठीक है। और जो सेक्शन ई बात करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, मीन एक प्रोसीजर जो कि अडॉप्ट किया जाए टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी बाय यूज द मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाए, किस लिए, अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए जो भी डॉक्टर जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिकल या सर्जिकल मेथड हो सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी अबॉर्शन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक तो सर्जिकल और दूसरा मेडिकल, ठीक है। बोला है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या हुआ, वही प्रोसीजर होगा जो टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए यूज किया जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 3
जो कि बात करता है व्हेन प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कब जो है प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट की जाएगी किसके द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो इसमें बोला है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इंडियन पेनल कोड, जो कि हमारा जो एक्ट 45 है 1860 का, इसमें बोला है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन हमारा इंडियन पेनल कोड, a registered medical practitioner shall not be a guilty of offense under the code under any other law for the time being enforced if any pregnancy is terminated by or in accordance with the provision of this act। ठीक है। और सब क्लॉज 2 में क्या बोला है कि subject to the provision of subsection 4 of pregnancy may be terminated by the registered medical practitioner, कि कब कब जो होगी मेडिकल जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है वो नॉट एक्सीडिंग 20 वीक और इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अलाउड। ठीक है, जब मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करेंगे तभी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। और लेंथ कितनी होगी, मतलब उस प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 20 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सब क्लास बी में क्या बात करी है, वेयर द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी यदि एक्सीड हो गया है 20 वीक से ज़्यादा तो नॉट एक्सीडिंग होना चाहिए 24 वीक in case of the category of women as may be prescribed by the rule made under this act and if not less than 2 registered medical practitioner। यदि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अलाउ करते हैं तब क्या किया जा सकता है, जो मेडिकल जो उसकी प्रेगनेंसी का टाइम है, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है वो एक्सीड किया जा सकता है 24 वीक तक। ठीक है, वो तभी अलाउ हो गए यदि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे वो अलाउ करेंगे। ठीक है। और हमारा जो इसमें बोला है यदि और ओपिनियन फॉर्म इन अ गुड फेथ, ये 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करें, ओपिनियन दे इन गुड फेथ में। द कंटिन्यूएंस वो किस लिए देंगे अपना जो ओपिनियन, यदि कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी इवॉल्व द रिस्क ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, यदि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है वो लेडी तो उसको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है उस अपनी डेथ का और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो और ग्रेव इंजरी हो सकती है या तो फिजिकली या मेंटली। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है सब क्लॉज 2 जिसमें बात की है वेयर द सब्सटैंशियल रिस्क, यदि दोनों प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपना ओपिनियन दे कि देयर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क, कि उसको क्या है, रिस्क है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, एंड इफ यदि वो सफ़र कर रही है फ्रॉम द सीरियस, यदि वो अपने बच्चे उस बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को क्या होगा, सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी जो है हो सकती है। ठीक है, यही बात करी है। इसमें पहले तो ये बोला है कि प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट किया जाएगा, तो बोला 20 वीक्स होंगे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है यदि मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करे तो। यदि फिर भी उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो क्या होगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट चाहिए होगी, और वे ओपिनियन कब देंगे, इन गुड फेथ में देंगे, और कब देंगे, यदि उन्हें ऐसा लगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको रिस्क है अपनी लाइफ का, या यदि वो बच्चे को जन्म देगी तो उस हो सकता है उसकी हेल्थ पर, मेडिकल एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर जो है उसको इंजरी हो, तब वो टर्मिनेट कर सकती है। और हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है बोला है कि यदि जो ये दोनों ही मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करें, ये ओपिनियन दें कि यदि वो उस बच्चे को जन्म देती है तो जो बच्चा होगा वो सफ़र करेगा सीरियस फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी को। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, फॉर दिस पर्पज ऑफ क्लॉज ए वेयर अ pregnancy occurred a result of failure of any device or method by use of the woman or her partner for the purpose of limiting the number of the children
और प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी बोला है जो हमारा क्लॉज ये इसमें बोला था ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस के अंडर यदि वो लॉ कर किसी भी लेडी को जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाए तो। ठीक है, यहाँ बोला है इस क्लॉज में बोला, इस एक्सप्लेनेशन में ये बोला कि क्लॉज 1 में जो बात करी गई है बोला है वो तभी हो सकती है वेयर द यदि प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन जो है, जो प्रेग्नेंट है वुमेन है, वो इसका रिजल्ट क्या है कि वो दोनों ही जो वुमेन है और उसका पार्टनर जो है फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यदि उनके घर में ऑलरेडी बच्चा है वो क्या कर सकते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग जैसे टर्मिनेट नहीं, उसको बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके घर में और कोई और बच्चा पैदा हो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो बच्चा है। ठीक है, तब उस केस में क्या कर सकते हैं वो अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। और प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी और जो कॉज बाय सच प्रेगनेंसी मे बी प्रिज्यूम कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव इंजरी। और यदि ऐसा हो कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो दोनों पर्सन है जैसे वुमेन और उसका हस्बैंड है, यदि उन्हें ऐसा लगे या उनकी इसकी हेल्थ वुमेन की हेल्थ को देखकर ऐसा लगे कि उस लड़की को उस बच्चे को जन्म देने से क्या होगा उसकी मेंटल हेल्थ और पर जो है वो फर्क पड़ सकता है, वो उसकी इंजरी उसे ग्रेव इंजरी हो सकती है, तब वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन 2 है जहां बात करी है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज बी वेयर एनी प्रेगनेंसी इज अलेज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन, यदि कोई भी प्रेगनेंसी जो है अलेज की जाती है बाय द प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव कॉज्ड बाय द रेप, यदि उसकी जो वो प्रेग्नेंट हुई है क्यों हुई है क्योंकि उसके साथ कोई रेप हुआ है, और इंड्यूस्ड अगेन कॉज्ड बाय द प्रेगनेंसी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू द कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव इंजरी, और यदि वो उस प्रेगनेंसी को मतलब अवॉर्ड नहीं करवाती है तो उससे क्या होगा ग्रेव इंजरी होगी मेंटल और हेल्थ और द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन 2A है वो बात करता है द नॉर्म फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दोज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि द नॉर्म ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो उनका ओपिनियन जो है वो रिक्वायर चाहिए, मतलब होना चाहिए, वो अपना ओपिनियन दें कि जो टर्मिनेट की जा सकती है प्रेगनेंसी एट द डिफरेंट गेस्टेशनल एज एंड सच शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उनका ओपिनियन होना चाहिए क्या उन्हें उस प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाना चाहिए या नहीं। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन 2B है जहां बात की गई है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी इज नॉट अप्लाई, बोला है जो हमारी सेक्शन जो सेक्शन 2 सब क्लॉज A B जो ये 2 दिए गए हैं जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बताया गया है, बोला है जो हमारे सबसेक्शन 2 में जो भी लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर जो प्रोसीजर दिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो अप्लाई नहीं होगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर वेयर सच टर्मिनेशन इज अ नेसेसिटी, जहाँ पर क्या उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी है। एनी सब्सटेंशियल फिटल जो अबनॉर्मलिटी, क्योंकि कुछ जो उसका जो बच्चा होगा उसे कुछ अबनॉर्मलिटी है, मतलब उसकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तब उसको टर्मिनेट करवानी पड़ेगी, तब ये जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, बोला। ठीक है, फिर बोला सेक्शन 2C में बोला एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी क्या करेंगी इन द केस में भी शेल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड वी कॉल्ड मेडिकल बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, बोला है एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी क्या करेंगी इस केस में, और शेल बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट करेंगी एक बोर्ड टू बी द जिसको हम बोलेंगे मेडिकल बोर्ड एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, अपनी एक्सरसाइज कर सकता है वो इस एक्ट के अंडर जो है अपनी पावर। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मेडिकल बोर्ड, और मेडिकल बोर्ड शेल बी द फॉलोइंग नेम, जो कि हमारे जो सेक्शन सब क्लॉज A B में दिए गए हैं, जिसमें एक गायनोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक हमारा रेडियोलॉजिस्ट और
सोनोलॉजिस्ट होना चाहिए, ये बोला है, ठीक है। और सब डी में बोला है सच अदर नंबर, जो भी जो कुछ और अदर नंबर ऑफ मेंबर भी हो सकते हैं यदि ऑफिशियल गजट जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे वैसे ही, ठीक है। ये हमारा मेडिकल बोर्ड हो गया। और जो हमारा सब क्लॉज 3 है, ठीक है, वो बात करता है इन डिटर्मिनेशन वेदर द कंटिन्यूंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इवॉल्व such risk of the injury to health as is mentioned in subsection 2 account may be taken to the pregnant woman actual or reasonably foreseeable environment, ठीक है। बोला है इन डिटर्मिनेशन कि क्या हो सकता है यदि वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे, वो लेडी, ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट है वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे, तो उसको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है इंजरी का, हेल्थ का, जो कि मेंशन किया गया हमारी सबसेक्शन 2 में। और अकाउंट ऑफ में टेकन ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन एक्चुअल और रीजनेबल फोर्सेबल इन्वायरमेंट में, ठीक है। जो सब क्लॉज 4 है वो बात करता है सब क्लॉज 4 का ए पार्ट, जिसमें बोला है नो प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ, बोला है यदि जो प्रेगनेंसी है उस वुमेन की जो जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी है वो क्रॉस नहीं की है, मतलब 18 ईयर्स से बच्चा छोटा है, वो लेडी क्या है, छोटी है, तो क्या कर सकती है, हु हैविंग द अटेन ऑफ 18 ईयर्स मेंटली, या तो यदि वो 18 ईयर जो है वो कंप्लीट कर चुकी है और यदि उसका जो है मेंटल हेल्थ है, इल मेंटली वो इल पर्सन है, तब वो टर्मिनेट करवा सकती है एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ द राइट। और इसके लिए क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए उसके गार्डियन की, ठीक है। और यहाँ पर गार्डियन की कंसेंट जो है वो ज़रूरी है यदि जो वुमेन जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती है, यदि वो मेडिकली इल है और या तो वो 18 ईयर्स से छोटी है, ठीक है, तब उसके लिए मेडिकल जो गार्डियन है उसकी कंसेंट जो है वो चाहिए होगी। जो सब क्लॉज बी है वो बात करता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए, नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। बोला है नो प्रेगनेंसी की कोई जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं की जाएगी जब तक उस प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट नहीं हो। तो फिर बोला प्लेस फिर बात की है प्लेस। पहले तो बोला कि इस सेक्शन 3 में पूरा यही बात किया गया था कि एक प्रेगनेंसी को कब टर्मिनेट किया जा सकता है, यही बात करी थी। अब जो हमारा सेक्शन 4 है वो बात करता है प्लेस, कहाँ कहाँ पर जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसमें लिखा है नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द एट एनी अदर प्लेस, मतलब एक तो हॉस्पिटल जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा एक ऐसा प्लेस जिसको कि अप्रूव्ड हो फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और द गवर्नमेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और द चेयरमैन जो है सेट द कमेटी, ठीक है। बोला या तो रजिस्टर्ड मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक है। और दूसरा बोला है कि एक फॉर द टाइम जिसको अप्रूव करें, जिस भी मेडिकल हॉस्पिटल को क्या करें, अप्रूव करें गवर्नमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और हमारा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जो होंगे वो, और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होंगे एज अ चेयरपर्सन सेट कमेटी, ठीक है। इसके प्रोवाइजो में दिया है प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शेल बी कंसिस्ट नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 5 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, ठीक है। और हमारा जो सेक्शन 5 है वो बात करता है यदि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों अप्लाई नहीं होंगे, कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 जो है सो मच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 और 3 subsection 2 of the section 3 as relate the length of pregnancy and opinion of not less than 2 registered medical practitioners shall not apply the termination of pregnancy by the registered medical practitioner in case of the opinion formed in good faith and the termination of such pregnancy is immediately necessary to save the life of pregnant woman। बोला है जो हमारा सेक्शन 3 और 4 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं कि ये जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं की जानी चाहिए
जो भी टाइम पीरियड दिया गया है वहाँ पर प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट नहीं कर दी की जाना चाहिए। बोला है ये जहाँ पर अप्लाई नहीं होगी जब बात आ जाएगी प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ का। तो हमें क्या करना है कि लाइफ, एक प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को सेव करना है सबसे पहले। तो यदि उसकी लाइफ की बात आ जाती है तब ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगी, यही बात की है। सब क्लॉज 2 में बोला नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इंडियन पेनल कोड द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन हु इज अ रजिस्टर्ड, और बोला है नॉट विद स्टैंडिंग यदि इंडिया हमारे इंडियन पेनल कोड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द पर्सन हु इज अ रजिस्टर्ड, क्योंकि वो कोई भी पर्सन जो मेडिकली टर्मिनेट करवा रहा है अपनी प्रेगनेंसी को, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है वो पर्सन जो मेडिकल अपनी जो किसी की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है, देन shall be offense is punishable with rigorous for the term of not less than 2 year and may be extend हो सकता है 7 year तक। ठीक है, मीन उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी 2 साल की, और जो एक्सटेंड कर सकता है 7 year तक का पनिशमेंट। ठीक है, उसे जो है दिया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दिया गया हाउ एवर टर्मिनेट एनी प्रेगनेंसी इन प्लेस other than that mentioned in section 4 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 year and with extent of 7 year। बोले whoever यदि terminate any pregnancy in any place in any other place, बोले यदि वो जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे हैं, यदि वो क्या कर रहे हैं, उस जो कि हमारा प्लेस दिया गया है सेक्शन 4 में कि कहाँ टर्मिनेट होगी प्रेगनेंसी, वहाँ से जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा रहे हैं और किसी और जगह जा रहे हैं, जैसे कि जो अनरजिस्टर्ड है हॉस्पिटल है वहाँ जा रहे हैं, तो उनको कितनी पनिशमेंट होगी, 2 साल की पनिशमेंट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 7 ईयर की। ठीक है, सब क्लॉज 4 में बोला है एनी पर्सन बीइंग द ऑनर ऑफ द प्लेस, और यहाँ पर बोला है एनी पर्सन जो ऑनर है उस प्लेस का विच इज नॉट अप्रूव्ड अंडर द क्लॉज बी एंड सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल विद, जो ऑनर है उस प्लेस का जो कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो मेडिकल टर्मिनेट कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पनिशमेंट की जाएगी, और उसके ऑनर को कितनी पनिशमेंट दी जाएगी अंडर सेक्शन 4 सेक्शन पनिशेबल विद रिगार्डस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 ईयर और 7 ईयर, एक्सटेंड कर सकते हैं 7 ईयर। ऐसे उसकी पनिशमेंट को याद रखना बहुत ईजी है कि एक तो बोला है 2 ईयर और दूसरा एक्सटेंड कर सकता है 7 ईयर तक। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन 1 है जिसमें बोला है फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पर ऑनर बताया है कि ऑनर कौन होगा, इन रिलेशन टू अ प्लेस मीन एनी पर्सन हु इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और जो कि क्या है, कोई भी पर्सन जो कि उस जगह का, उस प्लेस का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल है फॉर वर्किंग ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल, और जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वर्किंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, वाई वट एवर नेम कॉल्ड दैट वेयर द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, जो हमारी एक्सप्लेनेशन 2 है जिसमें बात की है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन सो मच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन क्लॉज डी ऑफ द सेक्शन 2 एज रिलेट टू द possession by the registered medical practitioner of experience of the training as a gynecologist and the training is shall not be apply। ठीक है, जो हमारा सेक्शन 5 सब क्लॉज ए है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ वुमेन, मतलब यहाँ बोला है यदि कोई वुमेन जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाती है तो उसे जो है वो रिवील नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा उस वुमेन को। यहाँ बोला है नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल रिवील द नेम ऑफ द अदर नेम एंड अदर पर्टिकुलर जो भी है उस वुमेन के, उस दोज प्रेगनेंसी जो है जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा रही है इस एक्ट के अंडर, तो उसको
जो है वो रिवील नहीं करनी है। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेंगे, उसकी नेम और आइडेंटिटी जो भी उसके पर्टिकुलर है उसको रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। और वेयर आर द कॉन्ट्राविंस फॉर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पनिशेबल, यदि ऐसा होता है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी 1 ईयर एंड फाइन विद बोथ, ठीक है। सेक्शन 6 में हमें पावर दी गई है, पावर टू मेक दिस रूल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट मेक रूल ऑफ द कैरियर ऑफ दिस प्रोविजन इन अ पर्टिकुलर विदाउट अ प्रीजुसाइड foregoing the power and other rule provided that the following matters। किस किस मैटर पर, द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ द बोर्ड, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के का जो एक्सपीरियंस है उस पर जो है वो रूल बना सकते हैं। और जो अटेंड करे टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी अंडर दिस एक्ट में, और कैटेगरी ऑफ वुमेन जो होगी उस पर रूल बना सकते हैं। इसी की बात की है सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 में बात करी है पावर टू मेक रेगुलेशन, कि द स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड सच ओपिनियन रेफर टू द सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड द practitioner concerned in such form and at such time as may be specified in such regulation and the preservation of the disposal of the such certificate, ठीक है। ये बात की है सेक्शन 6 में पावर टू मेक रूल बताया है, 7 में पावर टू मेक रेगुलेशन बताया है, और जो सेक्शन 8 है वो बात की रही है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ठीक है। मतलब कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होंगी उसके अगेंस्ट यदि लाई करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन फॉर द डैमेजेस कॉज्ड, यदि वो गुड फेथ में उस महिला पर जो कि प्रेग्नेंट है वो मेडिकल अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवानी है, यदि उससे क्या हो जाए, एनी डैमेज हो जाए, लाइकली द कॉज ऑफ एनी थिंग विच इज़ इन गुड फेथ, यदि गुड फेथ में होगा तब उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनती है, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा कंप्लीट पूरा एक्ट। सेक्शन 8 जो 1 से लेकर 8 तक उसके 8 सेक्शन है पूरे कंप्लीट, और हमने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे से जाना है, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जाते जाते मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं, इन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।